Hello students, today I am going to start questions of miscellaneous exercise. So I have taken the first question in which you have been given two relations. One is fx, which has been defined in this way, such that x square, this from this x square, such that from the values of x 0 to 3, and this relation fx is defined in such a way that from 3 to 10, if the values of x 3 to 10, then it is to be taken as 3x. And another function, another relation is this gx is defined in this way that it is equal to x square for all the values of the x from 0 to 2, and this gx is equal to 3x from the values from of x from 2 to 10. अब आपको चेक करना है which one is the relation and of course why it is, you have to see. तो इसके लिए नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट. तो अभी मैंने लिख लिया है यहाँ पर, यू कैन सी x की वैल्यू 0 से 3 तक, क्योंकि देखो इक्वल टू साइन इधर भी है, तो आपको 0 से स्टार्ट करना है, 3 तक लेना है x की वैल्यू, और x की वैल्यू यहाँ पर रखिए क्योंकि ये है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है ना. तो आपने सबसे पहले 0 रखा, 1 रखा और 2 रखा, फिर 3 रखा, क्योंकि 0 से 3 तक. तो 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0. ठीक है. 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर, क्योंकि इट इज एक्स स्क्वायर, तो 4, और 3 का स्क्वायर हो गया 9. वही जब मैंने x को रखा, क्योंकि ये है आपका, ये होता है ना x, y का मतलब क्या है fx, y का मतलब fx. तो x जब आपने रखा 0, तो fx कितना आया 0, 0 0, ये x और ये fx हो गया. तो जब आपने 1 रखा x को, तो y 1 आया, तो x 1, y fx भी 1 आ गया. जब x 2 रखा तो fx 4 आया, 2 रखा तो 4 आया, 3 रखा तो 9 आया. ये तो आपने यहाँ तक डिफाइन कर लिया. लेकिन फ्रॉम 3 to 10 इट हैज बीन डिफाइंड इन दिस वे कि f3 से लेकर 10 तक, f3 f4, यहाँ पर ये fx है 3x के इक्वल, f5 f6 7, f7 f8 f9 एंड f10 तक. ठीक है. अब इनको भी जब आपने कैलकुलेट किया इसी हिसाब से 3 इंटू 3 इंटू एक्स की जगह वैल्यूज पुट करते गए आप. तो ये 9 है, ये 12 है, ये 3 इंटू 5 15, इसी तरीके से मैंने यहाँ 3 इंटू 10 30 तक निकाल लिया. तो ये देखो, जब x3 था तो y9 है, ये वाला x3 y9, ये तो शुरू वाले आपने देख लिए, ये यहाँ से है. 3 है तो 9 है, 4 है तो 12 है, 5 है तो 15, 6 है तो 18, इस तरीके से 10 है तो ये 30 आ गया. अब आप एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है, पूरा का पूरा एलिमेंट रिपीट हो रहा है. ये वाला पूरा एलिमेंट और ये पूरा एलिमेंट सेम है, देख रहे हो ना, पूरा एलिमेंट सेम है, 3 9 3 9. एंड वी नो इन अ सेट, जो आपने चैप्टर 1 पढ़ा था, इन अ सेट नो एलिमेंट इज रिपीटेड. कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, एक बार ही लिखा जाता है. तो ये जो एलिमेंट है आपका, यानी एलिमेंट क्या है इसमें, ऑर्डर्ड पेयर, पूरा ऑर्डर्ड पेयर. ये वाला जो आपका पूरा ऑर्डर्ड पेयर है, वो एक इसमें से हम हटा देंगे. ठीक है, क्योंकि वो रिपीट हो रहा था. तो अब अगर आप देखिए, तो अब इसमें इसने बोला है कि कौन सा फंक्शन है. फंक्शन होने के लिए आपको क्या देखना होता है, फंक्शन होने के लिए आपको ये देखना है कि आपकी कोई भी प्री इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नो प्री इमेज इज रिपीटेड. ठीक है. तो एवरी प्री इमेज हैज अ यूनिक इमेज. every प्री इमेज हैज unique image so that no pre-image is repeated. No pre-image having two different images. Therefore, it is a function. Therefore, f is a function. अब हम g के लिए करेंगे. ठीक है. हाँ जी, अब g के लिए देखिए, gx है आपका x स्क्वायर. तो पहले 0 से लेकर 2 तक, g0 g1 g2, ये इसने इस तरीके से डिफाइन किया. 0 का स्क्वायर आ गया 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4,
तो 0 पर 0 आंसर है, 1 पर 1 है, 2 पर 4 है इमेज, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखिए, फिर gx दोबारा से डिफाइंड है आपका 3x, कहाँ से कहाँ तक, ये है 2 से 10 तक, यानी g2 g3 g4 से लेकर g10 तक आपको निकालना है। तो g2 क्या हो गया आपका 2, 3 इंटू 2, g3 यानी 3 इंटू 3, g4 यानी 3 इंटू 4 और g10 3 इंटू 10, तो ये आ गया 6, 9, 12 और ऐसे ये 30। तो हम जरा इनको लिख लें, तो ये तो हमने लिख लिया, इधर वाले भी लिखें। जब आपके पास 2 है तो 6 इसकी इमेज आ रही है, 3 प्री इमेज है, 9 इमेज है, 4 प्री इमेज, 12 इमेज और ऐसे 10 प्री इमेज और 30 इसकी इमेज है। चलिए अब एक बार ही देखें कि क्या कोई ऐसा पूरा ऑर्डर्ड पेयर है जो आपस में एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो वैसे तो देखो सबके जो प्री इमेजेस हैं अलग ही हैं, सबके सिवाय इन दोनों के, है ना, सिवाय इन दोनों के, लेकिन इनकी इमेजेस डिफरेंट है। यानी आप अगर यहाँ पर ऐसे देखिए कि आपने एक तरीके से 0, 1, 2, 3 से लेकर 10 तक किया, तो 0 की इमेज आई 0 अंडर जी, 1 की आई 1, 2 की आई 4, यहाँ पर 4 और 2 की 6 भी आ रही है, 2 की इमेज 4 भी है, 2 की इमेज 6 भी है, 3 की फिर 9 एंड सो ऑन लाइक दिस। तो अब यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा 2 है जिसकी 2 इमेजेस आ रही है, और मैंने क्या कहा था, अगर हम इसको मान लें क्या ये चिल्ड्रन है, ये है चाइल्ड या चिल्ड्रन और इसको बोलो मदर, तो एक बच्चे की को जन्म देने वाली 2 माएँ हो सकती हैं? नहीं, तो हम इसको बोलते हैं दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगर आपकी एक ही प्री इमेज की 2 डिफरेंट इमेजेस आ जाएंगी तो वो फंक्शन नहीं है। तो हम बोलेंगे इन दिस केस therefore g is not a function because here pre-image 2 has 2 different images under g, therefore g is not a function. Very easy question, this is fx is equal to x square, then find this। तो भाई इसमें सीधी सी बात है, अब जब fx था तो x स्क्वायर है, जब x की जगह 1.1 हो गया तो ये 1.1 का स्क्वायर माइनस, जब यहाँ पर 1 आ जाएगा तो x स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है 1.1 माइनस 1, तो ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसकी प्रॉपर्टी 1.1 यानी a माइनस b a प्लस b हो गया कि नहीं, एंड दिस इज a माइनस b, it would be cancelled, so what is left 2.1 is the answer, very easy question। हाँ जी, चलिए ये डोमेन निकालना है आपने इसका। पहले तो क्या करना होता है डोमेन निकालने के लिए, आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज दिस। मैंने आपको 5 टाइप के फंक्शंस बताए थे, अब आपने सिर्फ ये देखना है कि ये उन 5 फंक्शंस में से कौन से टाइप का फंक्शन है, कौन सा टाइप है, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। दिस इज रैशनल फंक्शन, एब्सोल्युटली राइट। अब रैशनल फंक्शन का रूल क्या था, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो हम एक बार डिनोमिनेटर पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्योंकि हमें डोमेन निकालना है तो हमें न्यूमरेटर की जरूरत नहीं है, इसमें रेंज निकालना होता तो हम उसके फैक्टर्स देखते। तो यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये x माइनस 6 अगर आप इसके फैक्टर बनाएंगे, एंड दिस इज x माइनस 2। ओके, तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए रैशनल फंक्शन है, खुद सोचिए कि इसका डोमेन क्या होगा। आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें डिफाइंड होगा, लेकिन किस वैल्यू पर डिफाइंड नहीं होगा, जहां पर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। तो 0 कहाँ बन रहा है, तो यानी कि x माइनस 6 भी आपको 0 नहीं चाहिए, x माइनस 2 ये 0 नहीं चाहिए, दोनों में से कोई भी 0 होता है तो ये 0 हो सकता है, क्योंकि किसी भी एक फैक्टर के 0 होने से प्रोडक्ट आपका 0 हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए, यानी ना तो x6 होना चाहिए ना x2 होना चाहिए। तो आपका डोमेन फंक्शन का क्या हुआ कि कुछ भी रखो, भाई कुछ भी रख सकते हैं आप, ऑल रियल नंबर्स यू कैन पुट एक्सेप्ट 2 and 6, ये 2 और 6 नहीं रखना, यही आपका डोमेन है। हाँ जी, हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 4 में एक फंक्शन दिया हुआ है एंड we are to find out domain and range of this function। तो सबसे पहले जब भी डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चन आता है, जल्दी से सोचो कि हमें क्या करना होता है। पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन। यस,
कौन सा फंक्शन है ये, बोलो। यस, ये है स्क्वायर रूट फंक्शन, और स्क्वायर रूट फंक्शन है तो उसका आपको रूल भी पता होगा। रूल क्या है, द एक्सप्रेशन विच इज इनसाइड दैट स्क्वायर रूट सिंबल दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की कंडीशन आ गई, x की कंडीशन आने का मतलब डोमेन आ गया जी आपके पास। तो डोमेन आपके पास आया x इज 1 से ग्रेटर या इक्वल टू, यानी 1 टू इंफिनिटी, ये आपके पास डोमेन आ गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी, डोमेन आ गया। फॉर रेंज के लिए स्टेप क्या बताए थे आपको कि आपने ये y इज इक्वल टू रख लेना है, फिर इन टर्म्स ऑफ x इसको सॉल्व करके लेके आना है। तो आप ऐसे अब x निकालेंगे तो x क्या आ गया, y स्क्वायर प्लस 1, है ना, बिल्कुल ठीक। अब इतना करने के बाद आपको फिर x जब आ जाएगा तो आपको फिर चेक करना है कि ये फंक्शन कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये, y स्क्वायर प्लस 1, पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या होता है रूल, या तो ऑल रियल नंबर्स या व्हाटएवर इज द कंडीशन, क्योंकि यहाँ तो कंडीशन निकाल चुके हैं इसकी, x की निकाल चुके हैं ना। ये इसको नंबर 1 दे दो, एज बाय 1 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। x किसके इक्वल है, y स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रेंज आ गई आपके पास। तो रेंज आपकी क्या आई है जी, रेंज ऑफ फंक्शन आया आपके पास 0 टू इंफिनिटी। अब जब भी रेंज निकालते हैं तो आप एक बार जरूर वापस जाएंगे क्वेश्चन पर और चेक करेंगे कि क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन आपका स्क्वायर रूट फंक्शन का था, और स्क्वायर रूट फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी और y की, वो तो हमारी वैसे भी नहीं आ रही। अगर आ रही होती तो हम इसमें से एक्सक्लूड कर देते। तो हमेशा जब भी रेंज निकालेंगे एक बारी आप क्वेश्चन दोबारा वापस एक बारी चेक करेंगे कि वो हमारा क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, और उसके अकॉर्डिंगली लास्ट में फाइनल आपने रेंज लिखना है। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 इन व्हिच अगेन यू आर टू फाइंड आउट द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। टाइप आइडेंटिफाई कर लो जी जल्दी से, कौन सा टाइप है, मॉडुलस फंक्शन। तो बिंदास होके क्या लिखना है आपने, इसका डोमेन क्या है, क्या होता है जी डोमेन, बिल्कुल सही, दिस इज ऑल रियल नंबर्स हो जाता है डोमेन। एंड फॉर रेंज के लिए मैंने आपको बताया था, इसका रेंज के लिए क्या करना होता है, बोलिए क्या करना है कि जो भी मॉडुलस के अंदर आपका है वो लिख लीजिए, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये y के इक्वल आ गया, या fx या y कह लो उसको, यस ये उसी के इक्वल है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y की कंडीशन आ गई आपके पास। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आया, 0 टू इंफिनिटी, यानी इंक्लूडिंग 0 ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज। हाँ जी, दिस क्वेश्चन, in this question you have been given this function defined in this way such that x and x square upon 1 plus x square, this is the ordered pair means the of this function। क्या relation है वो आपको दिया हुआ x और y में, और ये x is belonging to real numbers, be a function from real number to real numbers, यानी कि आपका domain and co-domain दोनों real numbers में से ही है। Determine the range of the function, आपको range निकालनी है। देखो जी इसमें आपको पता है ये x होता है, ये fx होता है ना, ये x है ये fx है, यानी कि fx अब आपको डायरेक्टली नहीं दे रहा, आपको ऐसे करके ऑर्डर्ड पेयर में दिया, तो आप fx खुद निकाल सकते हैं कि भाई हमारा fx ही है। इसने तो बोला डोमेन रेंज निकालो, हम दोनों चीज निकालते हैं। तो अब मैं अगर इसका डोमेन निकालूं तो डोमेन के लिए सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फंक्शन। व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस, कौन सा टाइप है ये फंक्शन का, करो आइडेंटिफाई। यस कौन सा है, बिल्कुल रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो जो आपका डोमेन होता है रैशनल फंक्शन में ऑल रियल नंबर्स होता है, एक्सेप्ट सिर्फ उसमें से वो माइनस कर देते हैं जहां पर आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा होता है। तो आपने ये देखना है कि इसमें डिनोमिनेटर कहाँ 0 हो रहा है। मैंने आपको अपना पिछले जो लेसन था उसमें, जो पिछला लेक्चर था उसमें भी बताया था कि अगर ये x स्क्वायर है ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव में कोई चीज आप ऐड कर रहे हो तो वो 0 तो कभी नहीं होगी, यानी इसका डिनोमिनेटर तो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, यानी x की हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जिसमें ये डिनोमिनेटर 0 होगा, है ना। तो इसका मतलब इसका डोमेन तो ये हो गया जी ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ये इसका है। अब फॉर रेंज करना है आपने, जब आपने रेंज के लिए करना है तो आप लिखेंगे इसको कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
आपको मैंने पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन कराया था, आपको लग रहा होगा कि वही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। वहां पर ऊपर x था, नीचे 1 + x² ही था, वहां डोमेन यही आया था, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में भी x² है। दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिवली इजियर देन दैट वन। सो व्हाट टू डू, सेम स्टेप्स। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, यू विल फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ दिस, यू विल राइट इट इन टर्म्स ऑफ x। तो ये होगा y को इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, y + y x² is equal to x²। तो y is equal to x², this minus this y x², because you want to take the terms in which x² is there on one side, so it would become x² is equal to 1 minus y, so it would become x² is equal to y upon 1 minus y, so x is equal to plus minus and this is y upon 1 minus y। ये आपके पास x आया। चलिए हम दोबारा से लिख लेते हैं जी। तो आपके पास x क्या आया है, x आया है आपके पास प्लस माइनस y अपॉन 1 माइनस y, ठीक है। देखिए एक चीज और आप समझ लीजिए, ये जो माइनस है वो स्क्वायर रूट से बाहर है, जो कि हो सकता है, हाँ अंदर नहीं हो सकता ये, ठीक है। और एक चीज मैं आपको ना क्लियर कर दूं कि बहुत मतलब कि कई बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम होती है कि उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता। कभी हमने आपको क्वेश्चन दिया है, ये आपको ये क्वेश्चन दिया तो y अपॉन 1 माइनस y, ये क्वेश्चन में दिया है, ये इसका डोमेन रेंज निकालो, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन होता, या सॉरी दिस इज x एंड दिस इज आल्सो x, सपोज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस। अब यहाँ पर ये तो क्वेश्चन जो हमें ऑलरेडी दिया उसी में प्लस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब जब हम इसका वो रेंज निकालते थे, लास्ट में मैं बोलती थी जब रेंज निकालना है तो वो स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो आप देखिए जी उसमें नेगेटिव नहीं आ सकता है ना, तो क्योंकि वो क्वेश्चन ही पॉजिटिव दिया होता था वहां पर, इस वजह से उसमें नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन ये जो प्लस माइनस है ये यहाँ पर बाहर लगा हुआ है, बाहर है इसके। और ये क्यों आया, क्योंकि हमने ये स्क्वायर हटाया, और जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं। यहाँ पर तो क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने कोई स्क्वायर हटा के क्वेश्चन नहीं बनाया यहाँ पर, ये तो क्वेश्चन एज इट इज दिया हुआ है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन दिस एंड दिस। क्यों आया ये प्लस माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पर x² था, उस स्क्वायर को जब आप हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों आते हैं। लेकिन दिस इज द क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन टू यू, यानी इसमें से सिर्फ पॉजिटिव वाला आपको निकाल के दिया हुआ है, उसमें वो क्वेश्चन में ही दिया होता है, तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। तो अब इसके बाद ये आपके पास x आ गया, ठीक है। अब x जो आया फंक्शन, हम उसको दोबारा से देखो कि ये कौन सा फंक्शन है। कॉम्बो ऑफ टू फंक्शंस है। पहला फंक्शन कौन सा है, रैशनल फंक्शन, उसके अकॉर्डिंगली 1 माइनस y जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता। और दूसरे के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो y अपॉन 1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसके अकॉर्डिंगली y इज नॉट इक्वल टू 1, y 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 होते ही ये 0 हो रहा है, तो y 1 के इक्वल नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर आप क्या कीजिए, 1 माइनस वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी। y 1 माइनस वाई, और ये हो गया 1 माइनस वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्क्वायर की वजह से तो साइन चेंज होगा नहीं, है ना। जब स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर तो साइन चेंज करता नहीं, तो फिर साइन कौन चेंज करेगा, इनकी वजह से चेंज होगा, ये दो फैक्टर्स। अब मैंने आपको बताया था वेवी कर्व कहाँ यूज करते हैं, जब आपके पास दो फैक्टर बन गए, एक से ज्यादा फैक्टर, ये दो फैक्टर हो गए, एक ये फैक्टर है y और एक 1 माइनस वाई, और दूसरा है कि यहाँ इनइक्वालिटी का साइन होना चाहिए वो, और तीसरा इधर 0 ही होना चाहिए, तभी आप वेवी कर्व अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ठीक है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो आप वेवी कर्व अप्लाई कर सकते हैं। जब आप वेवी कर्व अप्लाई कर सकते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। इसका तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो स्क्वायर हो गया, इसकी वजह तो साइन चेंज होगा नहीं। साइन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट y इज इक्वल टू 0, और जब 1 माइनस वाई इक्वल टू 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है। तो 0 एंड 1 हो गया, तो आपने नंबर लाइन पर 0 एंड 1 इधर लगाया, इधर माइनस इंफिनिटी है, इधर प्लस इंफिनिटी है, आपके पास 3 इंटरवल बन गए हैं, आपने तीनों इंटरवल लिखे। अब नीचे वाले को देखने की जो फैक्टर है, देयर इज नो नीड टू चेक दैट, क्योंकि वो स्क्वायर है,
आप सिर्फ ऊपर वाले को देखना। 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0 मैंने एक पॉइंट ले लिया, कौन सा पॉइंट लिया, -1 ले लिया, क्योंकि इधर लेफ्ट में लाई करता है। -1 लोगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, देखो ये माइनस, ये नेगेटिव, 1 माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब ऑल्टरनेटिवली साइन लगा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है हम हमेशा वेवी कर्व में ऑल्टरनेटिवली, एक का पता चलेगा तो बाकी का सबका पता चल ही जाता है आपको। और एक थोड़ा सा आपको हिंट और भी दे दूं कि अगर कभी भी y का इधर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो राइट साइड भी नेगेटिव से शुरू होता है, और ऑल्टरनेटिवली फिर प्लस माइनस। अगर दोनों y पॉजिटिव होते हैं, उनके कोफिशिएंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, यानी राइट साइड में से हमने सिंबल लगाना शुरू करना होता है। नहीं तो ये वाला तो तरीका है ही आपके पास कि आप इन इंटरवल्स का कोई बीच का पॉइंट लेके पुट करके देख लो कि आपका कौन सा साइन यहाँ पर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए था, पॉजिटिव वाला आपका आंसर है या नेगेटिव वाला है? ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव, तो ये 0 to 1, तो y बिलोंग्स टू 0 to 1 ये है। अब इसमें ब्रैकेट कौन सा लगना है, देखो 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसको भी कंसिडर करना है, इसलिए 1 को क्लोज ब्रैकेट में नहीं ओपन ब्रैकेट में रखना, लेकिन इक्वल टू तो है इधर, तो 0। वैसे अगर ये 1 ये वाला ना होता आपके पास तो आप इसको भी क्लोज रखते, लेकिन इसने बोल दिया y इज नॉट इक्वल टू 1, y को कंसिडर 1 को कंसिडर नहीं करना, तो ये आपकी रेंज आ गई है, दिस इज योर रेंज, ठीक है जी। हाँ जी, 7th क्वेश्चन, यू ट्राई योरसेल्फ, वेरी इजी, इन विच two functions f and g are given and you have to find out f plus gf minus gf into gf divided by g. You have to calculate this and you can do all those yourself because these are very easy. Let us take this question number 8. इसमें ना you have been given this function, okay, and this is from integers to integers defined, and function is this fx is equal to ax plus b. fx का मतलब क्या होता है जी, y is equal to ax plus b is given to you and you are to find out this a and b. What are these a and b? देखो जी, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x and y, and all these x and y have been related with each other with this relation. ये वाला relation है जिससे कि ये आपस में क्या है, related है, क्योंकि every function is a relation ना, every function is a relation, तो these are related to each other with this relation. तो इसका मतलब अगर y 1 है तो x भी 1 है, 1 means x is equal to 1 है and y is equal to 1 है, तो आप x की जगह भी 1 लिख लीजिए और y की जगह भी 1 लिख लीजिए, तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई 1, ठीक है। अब दोबारा से लीजिए, when x is equal to this 2 3, what does this 2 3 means? 2 3 का मतलब क्या है, x is equal to 2 है और y is equal to 3 है, तो आप x की जगह 2 और y की जगह 3 रखेंगे, तो ये आपके पास इस तरीके से बन गया। नाउ सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2 आप एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए, सॉल्विंग 1 and 2, तो ये क्या है, a plus b is equal to 1 and 2a plus b is equal to 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास -a is equal to -2, so a is equal to 2 आ गया, है ना, and use it in 1, either put in 1 or in 2, तो use it in 1 में पुट किया तो a plus b is equal to 1 है, तो a is 2, तो b कितना आ गया आपके पास, this is -1, so this is a and b, so it's very easy. Sometimes this question may be asked in this form also, कि in this question तो you have been given this function, this is a linear function you can say, डिग्री कितनी है, 1 है, तो कई बार ऐसे भी आता है ये क्वेश्चन कि आपको ये दिया हुआ है फंक्शन from z to z and it is given that f is a linear function, f is a linear function and what is that linear function, you find out that. तो आप अगर linear function इसमें तो दिया है कि ax plus b, अगर नहीं भी लीनियर फंक्शन दिया हुआ तो हमें पता है लीनियर फंक्शन क्या होता है, इन टू वेरिएबल्स y इज इक्वल टू ax plus b ही होता है, तो आप खुद रख लीजिए उसको y इज इक्वल टू ax plus b और आप इसको यहाँ पर पुट कर दिए, जब आपका a और b आ गया तो y इज इक्वल टू a कितना है 2 into x
प्लस बी की जगह कितना है -1। तो ये आपका रिलेशन है, आपका जो फंक्शन है वो ये है। तो अगर आपको नहीं भी दिया ये लिखा हुआ तो आप खुद इसको यू कैन राइट डाउन इट योरसेल्फ, दिस इज द लीनियर फंक्शन। And so look here, in this A is 1, 2, 3, 4 and B is 1, 5, 9, 11, 15 and 16 and F is given these ordered pair 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11। अब ये आपको दिया हुआ, अब आपको चेक करना F is the relation from A to B। अगर मैं इसका डोमेन देखूं, तो क्या है 1, डोमेन क्या होता है किसी आपकी फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उनका सेट 1, 2, 3, 4 एंड 2 इज अगेन, तो उसमें आपको पता है सेट में आपको नहीं लिखना होता। अब अगर मैं इसका रेंज लिखूंगी तो क्या है 5, 9 फिर 1, सेकेंड एलिमेंट देखेंगे ना 5, 9, 1 फिर 5 आ रहा है, विल नॉट रिपीट एंड देन 11। देखिए रिलेशन के लिए क्या है कि आपका जो डोमेन है वो आपका, अगर A to B अगर ये रिलेशन दिखाना है तो आपका जो डोमेन है वो सेट A के एलिमेंट्स होने चाहिए, सेट A में से होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, यस 1, 2, 3, 4, ठीक है ओके। एंड B जो है आपका B जो सॉरी रेंज है वो सेट B को बिलोंग करना चाहिए, है ना, क्योंकि A to B का मतलब यही है कि आपका जो डोमेन है वो सेट A से होना चाहिए और रेंज सेट B से। तो रेंज देख लीजिए 5, 9, 1, 11 या कह लीजिए 1, 5, 9, 11, 1, 5, 9, 11। इससे कोई मतलब नहीं है, कोई एलिमेंट अगर रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो हाँ, तो आपका रेंज बिलोंग्स टू, रेंज इज द सबसेट ऑफ दिस सेकेंड सेट B, range is this subset of this set B, okay, and this domain is belonging to this set A, it is contained in this set A, therefore it is a relation, yes it is a relation। तो हाँ जी, तो ये हो गया आपका true, तो it means this is a relation, ये आपका एक relation है। अब फंक्शन चेक करने के लिए चलिए हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम की हेल्प लेते हैं। आपका ये है A और ये है B, 1, 2, 3, 4 और इधर है 1, 5, 9, 11, 15 एंड 16। अब अगर देखा जाए तो 1 इज मैपिंग टू 5, 2 to 9, 2 to 9 ये है, फिर 3 to 1, 3 to 1, 4 to 5, ओके 4 to 5, देन 2 to 11। अब एक चीज चेक कीजिए, यहाँ पर 2 की 2 इमेजेस हो गई, 2 से 9 भी है, 2 से 11 आप देख सकते हैं, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो प्री इमेज जो है वो रिपीट हो रही है। और जैसे किसी रिलेशन में प्री इमेज रिपीट होती है तो वो फंक्शन नहीं रहता, देख रहे हो ना, 1 child 2 mothers, नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट अ फंक्शन। और ये कह रहा है कि ये फंक्शन है, तो हम बोलेंगे नो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है जी, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। हाँ जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ये दिया कि एफ बी ए सबसेट ऑफ जेड बाय जेड इंटू जेड डिफाइंड बाय, एफ को कैसे डिफाइन किया है, ए इंटू बी फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, और ए प्लस बी सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, और ए और बी कहाँ से लेने हैं, इंटीजर्स में से आपने लेने हैं। तो आपसे बोला गया क्या एफ एक फंक्शन है जेड टू जेड, अब जस्टिफाई योर आंसर। अब इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, लेट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब मैं यहाँ ए बी और a प्लस बी ले रही हूँ, ओके। तो ए बी कितना हो गया 2 इंटू 3 और ये कितना हो गया 2 प्लस 3, क्योंकि ए बी ए प्लस बी, तो ये आ गया आपके पास 6, 5। अब लीजिए सेकेंड केस लिया, नाउ कंसिडर दोनों के ना आप साइन चेंज कर दो, आसान सा तरीका यही होता है, क्योंकि देखो इसने क्या बोला है, ए और बी इंटीजर से होने चाहिए, तो ए मैंने 2 लिया, बी मैंने 3 लिया, दोनों इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं ना, मैंने कोई जो भी उसने ये जो बोला है कि ए और बी दोनों इंटीजर्स में से होने चाहिए, इंटीजर से बाहर के सेट से नहीं होने चाहिए, तो मैंने इंटीजर्स में से लिए 2 और 3 इंटीजर्स ही तो हैं। और अगर मैंने ए को -2 ले लिया, बी को -3 ले लिया, आप किसी भी एग्जाम्पल से कर सकते हैं इसको, जरूरी नहीं है यही एग्जाम्पल है ना, यू कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल विच you want to take। so now a b a plus b, क्योंकि ordered pair as per this function f, whatever this f relation
यू हैव बीन गिवन दिस रिलेशन कि फर्स्ट एलिमेंट ए बी और जो सेकेंड एलिमेंट ए प्लस बी है, तो ए बी क्या होगा आपका -2 इंटू -3 एंड दिस इज -2 प्लस -3, ये आपका सेकेंड है ये, तो फिर 6 और ये हो गया -5। यू कैन सी एज पर द रिलेशन, ये जो भी दिया है ये आपका ये भी f को बिलोंग करता है क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को जो भी दी हुई है, और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को कि भाई ये a और b दोनों इंटीजर में से ही लेने हैं आपने, and first element of this ordered pair should be like this ab and the second element should be like this a plus b, here also, but different a and b I have taken in both of these cases, but what I have observed that in both of these cases the first element is coming out the same, first element same आ रहा है और second element different है, उधर 5 है इधर -5 है, ठीक है ना। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपका सेम है लेकिन सेकेंड एलिमेंट डिफरेंट है, दैट्स व्हाई व्हाट कैन यू से, इज इट अ फंक्शन। सो सिंस फर्स्ट एलिमेंट, so that 6 in both ordered pairs of f are giving different second elements, yeah, they are mapping to different order since first element, so that 6 in both ordered pairs of f are giving different, yeah, are mapping to different elements, different second elements. Therefore f is not a function. तो क्या हुआ कि अगर आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यूनिक आपको इमेजेस नहीं दे रहा है इसलिए वो फंक्शन नहीं है। तो ये 6 और 6 दोनों की इमेजेस जो हैं सेम होनी चाहिए थी, अगर ये सेम है तो ये भी सेम होना चाहिए था, तभी ये होता फंक्शन, लेकिन आपकी इमेजेस यूनिक नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, rather last question of you can say this chapter is, in this set A is given 9, 10, 11, 12 and 13, and let f is mapping in A to n be defined by fx is equal to the highest prime factors of n, find the range of f। तो ये आपका fn, ये n, अब आपके जो n है वो ये है 9, 10, 11, 12, तो 9 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लो क्योंकि हमें बोला गया fn क्या हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। तो वैसे अगर 9 के फैक्टर्स देखा जाए, फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहे, 9 के जो फैक्टर्स हैं 1, 3 एंड 9, तो इनमें से प्राइम कौन सा है, ओनली 3, ठीक है। अब इसके बाद 10 के भी अगर आप फैक्टर्स, सिर्फ फैक्टर्स की बात करें तो 1 है, 2 है, 5 है और 10 भी है, लेकिन इनमें से प्राइम कौन से हैं, तो 2 एंड 5 है, 2, 5। अब 11 के अगर फैक्टर्स देखा जाए 1 एंड 11 है, इनमें से प्राइम कौन सा है, देखो 1 का भी प्राइम नहीं होता, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर, दिस इज द यूनिक नंबर, तो अब यहाँ पर 11। 12 के अगर फैक्टर्स देखें, फैक्टर्स की बात कर रही हूँ, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड देन 12, लेकिन इनमें से प्राइम कौन कौन से हैं, 2 एंड 3, 2 एंड 3। 13 के अगर फैक्टर्स देखे जाएं तो 1 एंड 13 है, इनमें से प्राइम कौन सा है, 13 है, ठीक है। तो हमने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, यहाँ पर क्या लिखा है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, ये सबके प्राइम फैक्टर्स आई हैव रिटन। फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि fn ने बोला है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। तो अगर अब हम f लिखें तो f में सबसे पहले 9 की जो प्री इमेज है 9 यहाँ पर है, तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, इसमें एक ही प्राइम फैक्टर है, वही हाईएस्ट होगा, वही 3, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 10, तो 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2 और 5 में से 5 हाईएस्ट है। उसके बाद 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तो 11 ही है। उसके बाद आ जाइए 12,
12 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 है, और उनमें से हाईएस्ट वाला है 3। उसके बाद 13 पर आ जाइए। 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, भाई प्राइम फैक्टर ही एक है तो फिर वही हाईएस्ट है आपका, तो यही है। अब आपको बोला गया है कि ये तो हमने f लिख लिया, f बोला था हमने f लिख दिया। अब उसके बाद है फाइंड द रेंज ऑफ f। तो रेंज ऑफ f जो होगा वो होगा, क्या होता है, इन द ऑर्डर्ड पेयर व्हाटएवर इज द सेट ऑफ द सेकंड, व्हाटएवर इज द सेट ऑफ दीज इमेजेस, ठीक है, ये इमेजेस का। तो 3, 5, 11, 3 is repeating, so I am not going to write it again, and then 13। तो ये आपका रेंज हो गया इसका। तो ये अब हमारा था लास्ट क्वेश्चन, समझ आ गया आपको, ठीक। तो this was the last question, not only of this exercise, of this chapter you can say. With this question I can say now this chapter is over.